Hello guys, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will study about chapter number 1 of class 8th. Next topic that is activity 1.0. इससे पहले हमने जो है स्टडी किया था दैट इज़ शोइंग, ठीक है, और मैन्योर। तो ये शोइंग के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था हमने। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र किस तरीके से हमारी जो क्रॉप है उसके लिए नेसेसरी है। ओके, तो एक्टिविटी 1.0 क्या बोल रही है? टेक द मूंग और द ग्राम सीड। आपने मूंग या फिर ग्राम चने के दाने लेने हैं, सीड लेने हैं एंड जर्मिनेट दैम, उनको उगाना है आपने, ठीक है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और आपने जो है इक्वल साइज़ की जो है सीडलिंग लेनी है, मतलब बराबर होने चाहिए उनकी जो मतलब जो ब्रांचिंग है वो बराबर होनी चाहिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। अब आपने क्या करना है, 3 आपने खाली ग्लासेस लेने हैं, कोई वेसल हो गया वो ले लेना है। उनको आपने ABC मार्क करना है। द टू ग्लास ए एंड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो जो ग्लास ए होगा ना उसके अंदर आपने थोड़ी सी सॉइल और थोड़ा सा काउ डंग डालना है, और ग्लास बी में आपने क्या करना है, सॉइल डालनी है और उसमें थोड़ा सा आपने यूरिया डालना है, ठीक है। यूरिया आपको बाज़ार से मिलेगा। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन द ग्लास सी विदाउट एडिंग द एनीथिंग। तीसरे गिलास में आपने सिर्फ सॉइल डालनी है, उसमें और कुछ नहीं डालना है। पर एक ध्यान देना है, जब आप यूरिया का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप जब भी उस चीज़ को करें तो अपने पेरेंट्स के साथ करें और उसके बाद अच्छे से हाथ धो लें, ठीक है, क्योंकि यूरिया जो है वो डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच गिलास। अब आपने इक्वल अमाउंट वाटर आपने तीनों गिलास में डालना है। एंड कीप दैम इन द सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। और आपने उनको सेफ प्लेस के ऊपर रखना है और उनको देखते रहना है डेली। और 10 दिन तक आपने उनको ऑब्जर्व करना है। 7 से 10 दिन के अंदर आपको जो है उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगी। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रही है A, B और C। और डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। तो क्या सेम पेस, क्या तीनों जो गिलास है उनमें एक गति से तीनों के तीनों जो सीडलिंग है, जो ग्रोथ है वो हो रही है। विच गिलास शो द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो कौन सा गिलास है जिसमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है। इन विच गिलास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में है। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ दे आर दे डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। तो देखो, और थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो फर्स्ट वन है जिसमें मैन्योर डाली थी उसमें भी ग्रोथ अच्छी होगी, पर जो बी वाला है जिसमें आपने फर्टिलाइज़र डाला था उसमें ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस बोथ A एंड C, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। और जो C वाला है उसमें सबसे कम ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ होगी पर उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई भी आपके न्यूट्रिएंट्स एडिड नहीं है। तो फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एडिड होते हैं और ये आपकी मैन्योर से अच्छी होती है। पर इसका एक बैड इम्पैक्ट भी ये है कि ये जो है ज़्यादा इसका यूज़ जो है आपकी जो सॉइल है उसको बैरन कर देता, बंजर कर देता है। और ज़्यादा टाइम तक अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारी सॉइल को हार्ड कर देता है, ठीक है। फिर क्या है, फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर, इसको अंडरलाइन करना है। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट द बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो ज़्यादा जितना हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं उससे अच्छे से फील्ड में जो है क्रॉप्स आती है, अच्छे से मतलब आपके क्रॉप्स ग्रो होती है, जैसे धान हो, मक्की हो, या फिर जो आपके गेहूँ हो, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। तो यही मैंने आपको बताया, अगर हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी जो सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और इसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र है जब वो पानी के अंदर जाता है तो उससे पॉल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute the fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between the two crops. तो अगर हम अपनी सॉइल को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो हमें
ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और फर्टिलाइज़र को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करना चाहिए, मतलब कभी कभार आप इसको यूज़ कर लें, या फिर आपने ऑर्गेनिक मैन्योर के बाद इसको थोड़ा बहुत ऐड कर लिया। और उसके साथ साथ आप जो है आपको 2 क्रॉप्स के बाद अपने खेत को अनकल्टिवेट आपको छोड़ना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हम मैन्योर को यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो सॉइल है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बनी रहती है, मतलब उस वो वाटर को अच्छे से होल्ड कर सकता है। इट रेप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रेंट, और इसके साथ साथ सॉइल को भी वो अच्छे से रिप्लेनिश करता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रेंट इज़ थ्रू द क्रॉप रोटेशन। तो इसके साथ एक और मेथड है जिससे आपकी सॉइल रिप्लेनिश हो सकती है, दैट इज़ अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? रोटेशन समझते हो ना, मतलब बारी बारी से, ठीक है। तो क्रॉप को बारी बारी से किस तरीके से उगाना चाहिए? तो क्रॉप रोटेशन में बेसिकली एक क्रॉप को इस सीज़न में, अगली क्रॉप को नेक्स्ट, दूसरी क्रॉप को नेक्स्ट सीज़न में, या फिर 2 क्रॉप्स को, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को एक साथ उगाना चाहिए, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग डिमांड होती है, या फिर जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफ़िल करती है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, ठीक है। अल्टरनेटली मतलब एक बार एक क्रॉप, दूसरी बार दूसरी क्रॉप, जैसे करते भी है बेसिकली किसान, हम करते हैं ना ऐसा। अब की बार हमने जो है आपकी जो मेज़ है वो बोई है, ठीक है। और उसके बाद जब सर्दी का मौसम आता है, अक्टूबर से, तो अक्टूबर का मौसम आता है तो उस टाइम वीट उगाते हैं, है ना। अर्लियर फार्मर आर नॉर्दर्न इंडिया यूज द ग्रो लेग्यूम और फोडर इन द वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो आज जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, जिसमें हमारा एरिया आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली ऐसा ही किया जाता है। लेग्यूमस सीड होते हैं, जो दालें होती है ना, उनको उगाया जाता है एक सीज़न में, और अगले सीज़न में फिर गेहूँ उगाई जाती है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी मिट्टी के अंदर नहीं होती है। फार्मर आर बीइंग बी एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर को एनकरेज किया जाता है कि आपने यही मेथड यूज़ करना है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो पिछली क्लासेज में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। दिस आर प्रेजेंट इन द न्यूड्यूल ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ये पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। ओके, अब देखो डिफरेंसेस दिया है मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसको आपने अच्छे से समझना है। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो कैसा सॉल्ट है? इनऑर्गेनिक है और मैन मेड है। दूसरा जो मैन्योर है, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन इन डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड द प्लांट रेजिड्यू। तो प्लांट रेजिड्यू और कैटल डंग दोनों से इसको तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। तो इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और इसको फील्ड में तैयार किया जाता है। और इट इज़ नॉट डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल। तो ये जो है मैन्योर फर्टिलाइज़र जो है न्यूट्रिएंट तो देता है पर ह्यूमस नहीं दे सकता है, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो ये ह्यूमस देता है। ह्यूमस से क्या होता है? आपकी जो सॉइल है वो पोरस हो रहती है, ठीक है। जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, पर फर्टिलाइज़र से होता है। फर्टिलाइज़र इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो फर्टिलाइज़र उसमें काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, पर इसमें इतना अच्छा, मैन्योर में इतने अच्छे ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अब टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। अब एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम मैन्योर की, मतलब क्या क्या लाभ है इसके। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर दैन फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक मैन्योर को माना जाता है फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा। क्यों? इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सबसे पहली बात, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है सॉइल की, ठीक है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली। ये पोरस बना देता है सॉइल को, और उसकी वजह से मिट्टी जो है अच्छे से सांस ले पाती है, ठीक है। मिट्टी का सांस लेने का मतलब है मिट्टी के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन को ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दे सकते हैं, रूट अच्छे से न्यूट्रिएंट को ले सकती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, और उसकी वजह से बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब जो है इंक्रीज होते हैं सॉइल के अंदर। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल।
और सॉइल का टेक्सचर भी इससे इम्प्रूव होता है। सॉइल आपकी हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है सॉइल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द इरीगेशन। अब इरीगेशन क्या है? ऑल द लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। तो बहुत सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वाटर जो है इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्बेड बाय प्लांट रूट्स। तो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? प्लांट की रूट्स। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आल्सो बी एब्जॉर्बेड। तो मिनरल, वाटर के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइज़र वो भी रूट एब्जॉर्ब करती है। प्लांट कंटेन 90% ऑफ द वाटर। तो प्लांट में 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। और वाटर जो है ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर सकते ड्राई कंडीशन में। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं और वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वाटर की हेल्प से। ठीक है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। तो जो वाटर है ना वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। जो फ्रॉस्ट कंडीशन होती है, फ्रॉस्ट का मतलब है जब बारिश वगैरह की कम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हॉट करंट ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो उन कंडीशन से वाटर बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अगर आप चाहते हैं कि सॉइल के अंदर अच्छे से मॉइस्चर बना रहे, क्रॉप्स आपकी हेल्दी रहे, तो आपको रेगुलरली क्रॉप्स को पानी देना चाहिए। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इरीगेशन। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है इरीगेशन की वो वेरी करती है हर क्रॉप से अगली क्रॉप में, वो वेरी करती है। सॉइल टू सॉइल, सीज़न टू सीज़न, तो ये वेरी करता रहता है। समर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की हाई होती है, मतलब आपको गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। वाई इट इज़ सो? क्यों चाहिए होता है? कुड इट टू बी ड्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स। ये इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में धूप की वजह से जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इवापोरेशन कर लेते हैं। उनकी जो पत्तियाँ होती है, रूट्स होती है, वो अच्छे से वाटर को होल्ड नहीं करके रख पाती है और ज़्यादा धूप की वजह से वाटर जो है उससे ड्रेन हो जाता है। ओके, आई एम वेरी केयरफुल दिस अबाउट अबाउट द वाटरिंग ऑफ द प्लांट। तो ये बूझो बोल रहा है कि मैं इस बार अपने पौधों का बड़ा ध्यान रखूँगा, मैं उनको समय पे पानी दूंगा। लिस्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो पिछले वाले गर्मियों में मेरे पौधे जो है वो मर गए थे, मतलब ज़्यादा धूप की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सोर्स ऑफ इरीगेशन। अब कहाँ कहाँ से आपको इरिगेशन के लिए पानी मिलता है? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल। तो कहाँ कौन कौन से सोर्स है? आपको कुओं से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है, रिवर से मिलता है, डैम और कैनल मतलब नहरों से मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें ना दो मेथड यूज़ होते हैं इरिगेशन में, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में आपका पुराने कौन कौन से मेथड थे जिनको हम यूज़ करते थे? देखो डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन दिख रहा है जिसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और आपको एक बैल दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, उससे पानी निकालना है और उसको ज़मीन में डालना है। ठीक है, दूसरा जो है कुछ अलग मेथड है, इसमें आपको एक बकेट जैसी दिख रही है और चेन जैसी दिख रही है ना। और now, traditional method of irrigation, the water available in well, lake and canal is lifted up by different method in different region for taking it to the field। तो जो वाटर है जैसे जैसे अवेलेबल होता है, कईयों को कुओं से मिलता है, कईयों को नहरों से मिलता है, कईयों को झीलों से मिलता है, तो उनको लिफ्ट किया जाता है किसी ऊंचे वाले स्थान पर डिफरेंट मेथड के थ्रू। ठीक है, और फील्ड में उनको उस पानी को ले जाया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। तो पुराने टाइम में जो है ना, जो ह्यूमन है या फिर जानवर है उनको उनका यूज़ किया जाता था इस मेथड के लिए। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। सस्ते तो थे पर मतलब उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, मतलब कितना सा पानी वो जो है ला सकते थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। तो कौन कौन से ट्रेडिशनल वेज थे? फर्स्ट वन इज़ अ मोट, सेकेंड वन इज़ अ चेन पम्प,
थर्ड वन इज़ द ढेकली एंड फोर्थ वन इज़ द राहत, दैट इज़ द लीवर सिस्टम। अब जो मोट है इसको पुली सिस्टम भी बोला जाता है। पुली का मतलब खींचना, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बना हुआ है ना, ये जो बकेट जैसे पकड़ी हुई है तो इसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। ये जो पीछे वाली रस्सी है, इस रस्सी को खींचा जाता है और उसके साथ ये बकेट ऊपर आती है और इसमें पानी आता है और फिर उसको डाला जाता है फील्ड में। ये है आपकी पुली सिस्टम। दूसरा चेन पंप। इसमें जो है चेन के थ्रू जो है ये जो बकेट है वो पानी के अंदर जाती है और फिर चेन, जैसे चेन को खींचता है तो वैसे ही पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ढेकली। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ वजन डाला जाता है पीछे, ठीक है। तो जैसे इस वजन को हटाया जाएगा तो ये बाल्टी नीचे जाएगी और जैसे ही वजन को जैसे ही बाल्टी को ऊपर लाएंगे तो फिर वजन इसके ऊपर रख लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द राहत एंड लीवर सिस्टम। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। और राहत, इसमें देखो ये जो सिस्टम है इसमें जो बैल है ना उसको घुमाया जाता है, ये घूमता रहता है और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको पोल जैसा, इसके थ्रू जो है यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है। मतलब ये अंदर से चेन की तरह लगी होती है, जैसे ये घूमता है तो ये चेन आगे घूमती जाती है, ठीक है। और ये पानी के अंदर जाता जाता है और पानी इन बकेट के थ्रू जो है निकलता जाता है। पंप जो है कॉमनली यूज़ होता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। तो इन पंप को चलाने के लिए डीजल का, बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ जो इरिगेशन है उसमें आपके दो मेथड है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या आता है, और ये ना मेथड जो है इकोनॉमिकली जो है हेल्पफुल है और ये मेन मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। स्प्रिंकल का मतलब क्या है, बिखेरना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपका स्प्रिंकल लगे हुए, खेत में देखे भी होंगे आपने, ये मोटर जोड़ी हुई है, इसके साथ पाइप है और बहुत एक मतलब पाइप बिछाई जाती है, उसके साथ छोटे छोटे आपके स्प्रिंकलर लगे होते हैं। ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है अनइवन लैंड के ऊपर, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पर अच्छे से इसमें पानी आप दे सकते हैं। परपेंडिकुलर पाइप लगाई होगी और उसमें रोटेटिंग नोज़ल होते हैं, इनको रोटेटिंग नोज़ल बोलते हैं, ठीक है। एंड एक मेन पाइपलाइन के साथ इसको जोड़ा जाता है और एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर इन पाइप को जोड़ा जाता है और इससे जो है पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। और इसमें हाई प्रेशर के साथ पंप से पानी को डाला जाता है और ये स्प्रिंकलर घूमते हैं और इससे क्रॉप जो है अच्छे से, बिल्कुल जैसे रेन होती है ना वैसे ही पानी जाता है। और ये आपके लॉन के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, बहुत सारे अदर क्रॉप्स के लिए यूज़फुल है। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके। ड्रिप देखी होगी आपने, हॉस्पिटल में लगती है ना ड्रिप, ग्लूकोज के लिए ड्रिप लगती है, तो बस वैसे ही बूंद बूंद इसमें गिरता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। देखो है तो वैसा ही सिस्टम, पर इसमें जो पाइप होती है ना, पाइप को बेसिकली प्लांट के नज़दीक बिछाया जाता है। और आप देखोगे कि जितने भी पाइप लगाई हुई है हमेशा वो जो है प्लांट के नज़दीक है और वहाँ पर छेद होते हैं इसमें, ठीक है। तो जितने भी आपके प्लांट है उसके पास एक एक छेद होगा पाइप के अंदर। तो इससे क्या होता है, इस टेक्निक के थ्रू वाटर जो है प्लांट की रूट के पास डायरेक्ट गिरेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा। इससे वाटर जो है वेस्ट होने से बच जाता है। और इट इज़ बोन इन रेगुलर फॉर द अवेलेबल ऑफ वाटर इन पुअर। तो ये जो है बेसिकली उन एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो ये था आपका वाटर इरिगेशन और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।